एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश क्राइम में नंबर 2 पे आ चुका है। शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर आरोप लगते हैं। महिलाएं सरेआम आरोप लगाती हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जाता कि काबिलियत की कदर जो है वो बीजेपी के राज में कम हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस द्वारा रचा गया षड्यंत्र था, जो कांग्रेस बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करती रही। शीर्ष नेतृत्व जो है, ईवीएम में गड़बड़, जब दीपेंद्र हुड्डा जी जीत जाते हैं तो ईवीएम की गड़बड़ खत्म हो जाती है और बाद में फिर ईवीएम में गड़बड़ शुरू हो जाती है। असल में ABC सारी टीम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा निकले। यहाँ पे एकत्रित करने का एक विशेष जो कारण है वो आज कानून व्यवस्था, और जहां सरकार इस चीज का दावा कर रही है कि 100 दिन, वो अभी 100 दिन का नाम दे रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में राज कर रही है। और कानून व्यवस्था इस तरीके की है कि आए दिन हम देखें तो रोजाना 3 से 4 रेप केसेस आ रहे हैं, 6 से 7 रॉबरी की और मर्डर की घटनाएं जो हैं आए दिन हो रही हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश क्राइम में नंबर 2 पे आ चुका है, वहीं बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ चुका है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये चिंताजनक हैं, और क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से हम हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आप सबसे मैं मुखातिब हो रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी, उनका मर्डर हुआ, लेकिन आज तक उस चीज के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, कुछ हमारे सामने तथ्य नहीं लाए जा रहे। वो एक हत्या हुई थी, लेकिन आज तक कोई भी रिपोर्ट सामने ऐसी नहीं लाई गई जिससे उससे पता चल सके कि किन लोगों ने की, कैसे की। वहीं आप देखेंगे कि शराब घोटाले के ऊपर, धान घोटाले के ऊपर पिछले 10 साल से हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, जनता को न्याय मिले, लेकिन वो नहीं मिल रहा। आए दिन शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर आरोप लगते हैं। महिलाएं सरेआम आरोप लगाती हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से सरकार से आग्रह है, विनती है कि कानून व्यवस्था को बहुत दुरुस्त करें। वहीं नौजवान युवा पीढ़ी जो है आज नौकरी की तलाश में हमेशा विज्ञापन देखती है। हमारे PhD किए हुए और बहुत पढ़े लिखे जो युवा हैं आज ग्रुप D में, एक मैं यही कहूंगी कि एक ट्रे उठा के और जो जाने का काम कर रहे हैं, वो इस चीज को दर्शाता है कि काबिलियत की कदर जो है वो बीजेपी के राज में कम हो चुकी है। वहीं अगर महिलाओं के लिए मैं बात करूं तो चुनाव से पहले एक वायदा किया गया था कि 2100 रुपए हम महिला शक्ति को देंगे, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। बातें बातें होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं होता। 8 मार्च के दिन जब महिला दिवस आता है, हर नेता बड़े बड़े भाषण देके, बड़े बड़े वायदे करके महिलाओं को बरगलाने का काम करते हैं। मेरा एक आग्रह है, अनुरोध है कि हर साल आप केवल ज्यादा वायदे ना करके एक वायदे को भी अगर इम्प्लीमेंट करें, एक वायदे को भी उस पूरे साल में लागू करें, तो हर साल अलग अलग वायदे जब आएंगे तो महिलाओं का उत्थान हो सकता है। नीति और नियत दोनों एक साथ चलती हैं। जब तक आपके पास नीति नहीं होगी, नियत नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी संगठन, किसी भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, जब तक उसकी नियत नहीं होगी, वो सिर्फ कागजों में इस कार्रवाई को दिखाते रहेंगे। कागजी कार्रवाई में आप देखें डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही हैं अलग अलग, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है? अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि 2100 रुपए महिलाओं के लिए निर्धारित किए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल इस चीज में बड़ी स्पष्टता से इस बात को आपके सामने
जो बात कहते हैं उसको करते हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो नीतियां लोगों को बताई वो अपनी नीयत से लागू भी करके दी। तो नीति और नीयत दोनों एक साथ चलते हैं। मैडम जी, आप चौटाला परिवार एक होता है। आप परिवार, आप राजनीतिक तौर पे परिवार किसको समझते हैं? कोई खून के रिश्ते से परिवार नहीं होता जी। बात देखिए, क्या कांग्रेस और इनेलो एक हो पाई है? कहीं समझौते हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो पाते। जब राजनीतिक दल बन जाते हैं वो एक होना, जनता जब कहेगी आवाज उठाएगी, और जो नेतृत्व जो है उसकी मंशा होगी वो डिसाइड करता है। देखिए, आज हर जगह एक बात 10 साल में ये तो साबित हो चुका कि अधिकारियों पे पकड़ नहीं है। और राजा किसको कहते हैं? जो राज्य के ऊपर राज करते सीएम जो है, अगर संज्ञान लें तो क्या लगता है आपको कि ये काम नहीं हो पाएगा? कोई मुश्किल काम नहीं है। जब जनता ने एक राजा के रूप में, प्रदेश के राजा के रूप में सैनी साहब को बिठा दिया, तो सैनी साहब का दायित्व बनता है कि अपने द्वारा जो अधिकारी बिठाए गए हैं या जो भी नेता जो है पार्टी के चुन के आएंगे हैं, तो उनके ऊपर 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। जनता को संतुष्ट करना उनका पहला एक ध्येय होना चाहिए, ना कि अपने नेताओं को संतुष्ट करना। मुख्यमंत्री की कमजोरी क्या है? मैं कमजोरी तो नहीं कह पाऊंगी इस चीज को, क्योंकि जनता ने उन्हें एक मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है, क्योंकि सेंटर में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है और जो हरियाणा प्रदेश में जो नेतृत्व है वो पूर्ण रूप से उनके दबाव में काम करते हैं। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आज हरियाणा प्रदेश के लिए कानून बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या हरियाणा के सीएम हरियाणा की आवाज उठा सकते हैं? वो किसी भी रूप में नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको शीर्ष नेतृत्व से दबके रहना पड़ता है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक समय इंदिरा गांधी जी जो थी प्राइम मिनिस्टर थी, और हमारे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे। तो एक हमारे किसान नेता, उनका जन्मदिन मनाया जाना था, और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी एक किसान नेता का जन्मदिन मनाने के लिए जब जा रहे थे, तो इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा कि आप मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर मनाऊंगा एक किसान का जन्मदिन। लेकिन आज सैनी साहब से अगर कोई इस बात के ऊपर कहे तो वो ये बात कतई नहीं कह सकते, क्योंकि उनको दबाव में काम करना पड़ेगा और वो दबाव में ही काम करते हैं। आपने कैबिनेट का जब विस्तार करना था, जब मंत्री पद देने थे, तब भी उन्हें दिल्ली जाके ऑर्डर लेके आना पड़ा था, उसके बाद उन्होंने विस्तार किया। देखिए, इसके बारे में मैंने अभी आपसे यही कहा कि शीर्ष नेतृत्व पे महिलाएं आरोप लगाती हैं, लेकिन उसको साबित नहीं कर पाती हैं, जबकि उनके तो अनिल विज जी ने कह ही दिया कि नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका क्या? आपकी पार्टी मेरा क्या रहेगा? हमारी पार्टी का स्टैंड, अगर वो इस चीज में, जब तक आरोप उन पे साबित नहीं हो जाते, अगर वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, तो हम पूर्ण रूप से धरना करेंगे और उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर देंगे। पीड़िता भी आई है सोशल मीडिया में, उसने अपने को बताया किस तरह उन्होंने मोहन भड़ोली और रॉकी मित्तल नाम के साथ गलत काम किया है। हाँ, पीड़िता ने सरेआम बोला है, और वो बयान भी उनके दो, कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है, हमें सच्चाई से वंचित रखा जा रहा है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि सच्चाई से वाकिफ कराए। इसमें उनके नेता की भी छवि ठीक रहती है और उस महिला को भी न्याय मिल जाता है, और सरकार की प्रणाली के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठता। जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी पहले तो पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, और इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में अभय सिंह जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वो जाएंगे और लोगों से इस चीज़ के ऊपर मंथन करेंगे। लेकिन बीच में एक दुर्भाग्यवश हमारे जो पार्टी सुप्रीमो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, उनका निधन हो गया, तो इस चीज़ में डिले हो गया। लेकिन मेन मोटिव जो है, मेन कारण जो है, उसको तलाशने की कोशिश की जाएगी। जहां तक पार्टी को समझ में आए, शीर्ष नेतृत्व को जो चीज समझ में आई, वो सिर्फ एक ही बात है कि जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में किसान जो बॉर्डर पे बैठे थे, उस दौरान आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानी के पक्ष में एकमात्र सीट होते हुए।
लेकिन उसके बाद जो नतीजे जो आए वो बिल्कुल विपरीत आए। तो जब इस चीज की गहन चर्चा की गई, जब शीर्ष नेतृत्व जो था किसान आंदोलन में, मैं आम किसान की बात कतई नहीं करूंगी क्योंकि आम किसान जो है उनको इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन एक मैनिपुलेट जो चीज की गई वो ये थी, जो किसान शीर्ष नेतृत्व थे वो आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से मिले। लोकसभा चुनाव में उनको एक लालच दिया गया, उनसे ये कहा गया कि 20 से 22 सीटें आपको विधानसभा के लिए दे दी जाएंगी अगर आप लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की मदद करते हो। वहीं एक और चर्चा उन्होंने चलाई पूरे हरियाणा प्रदेश में कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट करो, जबकि पुराना इतिहास जो कांग्रेस पार्टी का रहा है वो कहीं से भी किसानी के पक्ष में नहीं रहा। मैं तो हमेशा गांव-गांव जाती थी, एक बात बड़े खुल के कहती थी कि जो पूर्वज जो हमारे थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उन्होंने अपने खेत में एक घास का नाम भी रख दिया था कांग्रेस घास। वो इस बात को इंडिकेट करता है कि कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली है वो हमेशा से किसान विरोधी रही है। इमरजेंसी इस चीज का बहुत बड़ा उदाहरण भी रहा है कि जनता के पक्ष में, वहीं जनता कंफ्यूज हुई। किसी ने सोचा कि अगर कांग्रेस आ गई तो भी हमारे ऊपर वही है, और भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हमारे ऊपर। कंफ्यूजन के हालात में लोगों ने ये वोटिंग की। वहीं जो ये बात कही गई थी कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दो, ये सोची समझी एक साजिश थी, जबकि एक आम वोटर इस बात को समझ नहीं पाया कि वोट तो आपका है, अगर आप निर्दलीय के पक्ष में भी डालोगे तो भी बीजेपी हार जाती। तो ये जो एक सारी जो चीजें थी, जहां तक नोटिस की गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस द्वारा रचा गया षड्यंत्र था, जो कांग्रेस बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करती रही, शीर्ष नेतृत्व जो है। ईवीएम में गड़बड़, जब दीपेंद्र हुड्डा जी जीत जाते हैं तो ईवीएम की गड़बड़ खत्म हो जाती है और बाद में फिर ईवीएम में गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो ये क्यों नहीं कहते कि आप सब लोग हैं मेरे सामने बैठे, आप सब लोगों ने भी एक चीज नोटिस की होगी कि इलेक्शन के दौरान एक लाइन जो है मीडिया में चलने लगी थी कि जल्द ही ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। ये आप सबने पढ़ा होगा, और मैंने वो 3 दिन लाइन देखी, चौथे दिन वो लाइन गायब हो गई। उसी दिन इस बात का आभास हो गया था, इस बात पे पक्की मोहर लग गई थी कि अब गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं बनेगी। और इसमें एक चीज बड़े खुल के मैं कहना चाहूंगी कि जब जब ईडी का डर भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेता को दिखाया, उस नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुलदीप बिश्नोई जी इस चीज का उदाहरण है, नवीन जिंदल जी इस चीज का उदाहरण है। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने ज्वाइन नहीं की तो हमने एक ही बात कही, ये तो सारी कांग्रेस को ही वहां पे बेच के आ गई। तो ये एक आम लोग हैं जो इस चीज को समझ चुके हैं कि बैकडोर से जो इलिगेशन इंडियन नेशनल लोकदल पे लगाया जा रहा था कि ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, असल में ए बी सी सारी टीम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा निकले। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझ